हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीप्ता गुप्ता और ये है पार्ट 2 जिसमें हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के केस लॉज डिस्कस करें विच इज रिलेटेड टू द टॉपिक फॉर्म्स वैलिडिटी एंड वॉइडेबिलिटी ऑफ द मैरिज। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला केस है पिनिटी वेंकटा रमना एंड अनदर वर्सेस स्टेट। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि दो लोग हैं, उनकी शादी हो जाती है। जो हस्बैंड होता है वो शादी के टाइम पे 13 साल का होता है और जो वाइफ होती है उसकी पत्नी वो शादी के टाइम पे 9 साल की होती है। अब बहुत सालों बाद क्या होता है कि ये जो हस्बैंड होता है ना वो दूसरी शादी कर लेते हैं। तो जो इसकी जो वाइफ है वो बोलती है क्योंकि अभी हमारी फर्स्ट मैरिज जो है वो वैलिड है और मैं अभी जिंदा भी हूँ, पर मेरे रहते रहते और हमारी शादी के चलते चलते मेरा जो हस्बैंड है उसने दूसरी मैरिज कर ली, इसलिए ही शुड बी लायबल फॉर बाइगामी अंडर सेक्शन 494 ऑफ द आईपीसी। लेकिन इसका जो पति है ना वो बोलता है क्योंकि शादी के टाइम पर मेरी पहली पत्नी की जब मुझसे शादी हुई थी तो मैं 13 साल का था और मेरी जो पत्नी है वो 9 साल की थी, तो हम माइनर थे। और अगर आप सेक्शन 5 पढ़ेंगे, क्लॉज थर्ड ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, वो क्या बोलता है, वो एक एज स्पेसिफाई करता है कि ब्राइड ग्रूम इतने एज का होना चाहिए, ब्राइड इतने एज की होनी चाहिए। तो अगर आप अभी देखोगे ना रिसेंटली हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 5 क्लॉज थर्ड पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, उसमें लिखा है कि ब्राइड ग्रूम जो है यानी कि लड़का वो 21 साल का होना चाहिए और जो लड़की है वो 18 साल की होनी चाहिए। ये जो एज है ना वो अमेंडमेंट के बाद आई थी, यानी कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया था, उसके मदद से ये जो एज है वो हमने इंक्रीज कर दी थी। लेकिन 1978 एक्ट आने से पहले जो एज क्या थी, वो था कि जो लड़का है शादी के टाइम पे वो 18 साल का होना चाहिए और जो ब्राइड है यानी कि जो लड़की है वो 15 साल की होनी चाहिए। तो क्योंकि ये जो केस है वो 1976 का है यानी कि हमारे अमेंडमेंट आने से पहले का, इसलिए हम यहाँ पे क्या रेफर कर रहे हैं कि जो लड़का है वो शादी के टाइम पे 18 साल का होना चाहिए, जो लड़की है वो 15 साल की होनी चाहिए। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे हस्बैंड यही बोल रहे हैं कि क्योंकि मेरी पहली पत्नी और मैं जो है माइनर थे एट द टाइम ऑफ अ मैरिज, तो हमारी जो मैरिज थी वो वॉइड एब इनिशियो होगी, यानी कि वो शुरू से ही बिल्कुल जीरो होगी, नलिफाइड होगी, शून्य होगी। इसलिए अगर मेरी पहली मैरिज ही वैलिड नहीं है तो अगर मैंने दूसरी शादी कर भी ली तो हम बाइगामी के लिए कैसे मैं लायबल हो सकता हूँ। तो कोर्ट के सामने मेजर इशू यही था कि अगर मान लो कि एक पति पत्नी जो है वो शादी कर लेते हैं और वो शादी के टाइम पे माइनर होते हैं, जो एज जो बताई गई है एक्ट में उससे लोअर एज के होते हैं, तो फिर उनकी शादी का स्टेटस क्या रहेगा, क्या वो शादी वैलिड होगी, वॉइड होगी, या मतलब कि क्या होगी उनकी शादी का स्टेटस। तो अब इस पर्टिकुलर केस में हमने कौन कौन से प्रोविजंस जो है वो रेफर किए। सेक्शन 5 मैंने आपको बता दिया। सेक्शन 5 का क्लॉज थर्ड क्या बोलते हैं, द ब्राइडग्रूम हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड द ब्राइड द एज ऑफ 15 ईयर्स एट द टाइम ऑफ द मैरिज। आपको ये इस लाइन में कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि हम ये 1978 का जो अमेंडमेंट आया था ना उससे पहले की बात कर रहे हैं। जब हमारा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978 आ गया तब तो जो मैरिज की जो एज है वो इंक्रीज हो ही गई। यहाँ पे क्या है, ब्राइड ग्रूम की हो गई 21 साल और जो ब्राइड है उसकी 18 साल हो गई। लेकिन जो केस क्योंकि पुराना है 1976 का, इसलिए हम अमेंडमेंट से पहले की बात कर रहे हैं। फिर सेक्शन 11 आपको पता है वॉइड मैरिज के बाद साथ डील करते हैं, बट उसमें कहीं पे भी आपको जो ये नहीं मिलेगा कि अगर आपने क्लॉज थर्ड ऑफ सेक्शन 5 कॉन्ट्रवीन किया है, उससे आपने मतलब नहीं पूरा किया, तो आपकी मैरिज वॉइड हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे ये वाला सेक्शन तो एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 12 जो है आपको पता है वॉइडेबल मैरिजेस की बात करता है, लेकिन वहां पे भी आपको मतलब कहीं पे भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि अगर आपने आपकी शादी की उम्र नहीं थी, मतलब आप माइनर थे, तो आपकी शादी वॉइडेबल हो जाएगी। तो इससे क्या पता चला कि ना ये मैरिज वॉइड है ना वॉइडेबल है, तो है क्या। हाँ, बस हमारे काम का ये सेक्शन 18 है क्योंकि ये बोलता है कि अगर मान लो सेक्शन 5 क्लॉज थर्ड में जो शादी की उम्र लिखी है अगर उसके हिसाब से शादी नहीं होती है, यानी कि एज अ माइनर शादी हो गई है, तो पनिशमेंट हो सकती है जो कि क्या है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जो कि 2 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है, या फिर आप पे जुर्माना भी लग सकता है जो कि क्या हो सकता है, 1 लाख रुपए, या दोनों हो सकता है, यानी कि सजा भी हो सकती है और प्लस में जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन फिर भी ठीक है, ये सजा वजा की बात तो ठीक है, लेकिन स्टेटस क्या है मैरिज का, क्या वो वॉइड है, वॉइडेबल है, वैलिड है, क्या है। तो इसमें कोर्ट क्या बोला, देखो कोर्ट ने पहली लाइन ही ये बोल दी कि अगर मान लो क्लॉज थर्ड ऑफ सेक्शन 5 उसके हिसाब से अगर मैरिज नहीं हुई है, वो एज आपने फॉलो नहीं करी है, तब भी जो शादी है वो ना तो वॉइडेबल है ना तो वो वॉइड एब इनिशियो है, वो इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। अब अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो क्या है, वो शादी वैलिड है आपकी। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मान लो आपने एज अ माइनर मैरिज कर ली, तो इसका पहला कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि सेक्शन 18 के तहत आपको पनिशमेंट हो सकती है जो मैंने आपको ऊपर बता दी। और दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, तो अब अगर आप सेक्शन सेक्शन 13 पढ़ोगे ना जिसमें हमने डाइवोर्स की बात करी है, तो उसका ना एक बार आप जरूर सब सेक्शन 2 क्लॉज 4 पढ़ो।
उसके अंदर क्या बोला गया है, ये अमेंडमेंट से लाया गया था, यानी कि किससे, मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। और इसमें बोला हुआ है कि मान लो किसी कोई भी लड़की है, उसकी जब शादी हुई ना, वो 15 साल से कम उम्र की थी, तो जब वो 15 साल की हो जाएगी ना, तो उसके पास ऑप्शन होगा ये चूज करने का कि तुम बता दो कि तुम्हें जो शादी है वो कंटिन्यू करनी है या तुम्हें शादी तोड़नी है। ठीक है, तो उसके पास ये ऑप्शन होता है। अब उसको इन दोनों ऑप्शन में से एक चूज करना होता है, लेकिन ये ऑप्शन उसके पास सिर्फ तब तक है जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती। 18 साल के होने से पहले तुम्हें ये डिसाइड करना है, और जब तुम 15 साल की हो जाओगी तब तुम्हारे पास ये ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा। ये चीज है इसके अंदर। तो इसलिए कोर्ट ने बोला कि क्योंकि जो पहली मैरिज थी वो वैलिड थी, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो ना तो सेक्शन 11 के अंदर वॉइड है ना सेक्शन 12 के अंदर वॉइडेबल है। तो जो आपकी पहली मैरिज थी, भले ही आप माइनर थे बट फिर भी वैलिड है। और इसलिए अगर आप सेकंड मैरिज करोगे तो फिर क्या है, बाईगामी तो होगी ना। अब ये जो पॉइंटर्स है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने इसी पर्टिकुलर केस में फर्दर ऑब्जर्व किया कि जो लेजिस्लेचर है ना, उन्होंने कहीं पे भी सेक्शन 11 जो वॉइड मैरिजेस की बात करते हैं, उसमें ये नहीं लिखा कि अगर आप क्लॉज थर्ड ऑफ सेक्शन 5 यानी कि जो एज है ना, उसका आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो जो आपकी चाइल्ड मैरिज हुई है वो वॉइड होगी। तो इससे क्या साबित होता है कि लेजिस्लेचर खुद ही चाहते हैं कि अगर मान लो किसी की चाइल्ड मैरिज हो गई है तो वो वैलिड ही रहे, वो वॉइड नहीं हो। और इसका दूसरा रीजन पता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता है सेक्शन 11 में क्या है, वॉइड मैरिजेस की बात की गई है। फिर सेक्शन 12 में ये बताया कब मैरिज वॉइडेबल होगी। फिर अगर आप सेक्शन 16 पढ़ोगे ना, सेक्शन 16, उसमें ये लिखा है कि एक्ट के अंदर जो भी मैरिजेस वॉइड है या वॉइडेबल है, उनसे अगर कोई भी बच्चा पैदा हुआ है ना, तो उसका स्टेटस लेजिटिमेट ही रहेगा। अब अगर मान लो जो कोर्ट है वो खुद से बोल दे कि जो चाइल्ड मैरिज है वो वॉइड होगी, बल्कि एक्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा है ऐसा कि वो वॉइड है या वॉइडेबल है, और अगर कोर्ट खुद से बोल देती है ना, तो क्या सेक्शन 16 के अंदर वो जो चाइल्ड मैरिज से बच्चे पैदा होंगे वो इलेजिटिमेट नहीं हो जाएंगे? क्योंकि सेक्शन 16 स्पेसिफिकली बोलता है कि एक्ट में जो लिखी है ना मैरिजेस, जो वॉइड है या वॉइडेबल है अंडर सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 रिस्पेक्टिवली, उन्हीं केसेस में, और उन्हीं केसेस में जो बच्चे पैदा होंगे वो लेजिटिमेट कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन क्योंकि जो चाइल्ड मैरिज है वो एक्ट के अंदर लिखी ही नहीं है कि वो वॉइड है या वॉइडेबल है, और अगर आप खुद से ही उसको वॉइड बना दोगे तो सेक्शन 16 के अंदर तो वो चाइल्ड मैरिज से पैदा होने वाले बच्चे इलेजिटिमेट ही कहलाएंगे ना। तो ये पर्टिकुलर बहुत रीजन इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप एकदम से इसको ऐसे समझोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप पहले सेक्शंस जो है वो अच्छे से पढ़ो, उसमें देखो क्या क्या लिखा है, उसके बाद ही केसेस पे जंप करो। सिर्फ केस पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सेक्शंस की क्लैरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकंड केस इज आशा कुरैशी वर्सेस अफाक कुरैशी, 2002 का केस है। इसमें क्या हुआ कि पति पत्नी है, उनका स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर मैरिज हुई पूरी। फिर उसके बाद क्या है, बाद में हस्बैंड बोलने लगा कि है ना मेरी जो वाइफ है ना वो पहले से ही शादीशुदा थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसका पति मर गया। ठीक है, अब उसने मुझसे दूसरी शादी करी। ये तो ठीक है, बट मुझे पता ही नहीं था कि मेरी जो बीवी है उसका पहला पति भी था, और मैंने तो उससे इसलिए शादी की क्योंकि मुझे लगा उसकी पहली शादी है, मतलब वो वर्जिन है एट द टाइम ऑफ मैरिज। लेकिन जो वाइफ है, उसकी पत्नी है, वो बोलती है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, इसको पता था कि मैं शादी से पहले मेरी एक शादी हो चुकी थी और मेरा पति मर गया था तो मैं विधवा थी, तभी उसके बाद इसने मुझसे शादी की, इसको सारे फैक्ट जो है वो ऐसे पता थे, ये झूठ बोल रहा है। तो अब इस पर्टिकुलर केस में कुछ इश्यूज उठे। पहला इशू क्या है, क्योंकि जो हस्बैंड है वो बोल रहा है कि मेरी पत्नी ने मुझे ये बात बताई नहीं थी कि वो पहले से ही शादीशुदा थी और उसका जो पति था वो मर गया, बेसिकली वो विधवा थी, ये बात मुझे पता ही नहीं थी। तो क्योंकि उसने मुझे ये बात नहीं बताई तो मेरा जो कंसेंट है वो फ्रॉड से ऑब्टेन किया गया था, इसलिए ये जो शादी है वो मतलब क्या है, वो सही नहीं है। तो हमारा फर्स्ट इशू यही होता है कि क्या ये जो वाइफ है उसकी ये वाली बात कि मैं जो हूँ पहले से ही विधवा हूँ, क्या ये मटेरियल फैक्ट है या फिर नहीं है? मटेरियल फैक्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी फैक्ट जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर सामने वाले बंदे को वो चीज पता होती ना तो शायद वो अपना माइंड चेंज कर लेता। जैसे कि क्या है, इस पर्टिकुलर केस में अगर मान लो हस्बैंड जो है, हस्बैंड को पता होता कि ये पहले से ही विधवा है, तो शायद जो हस्बैंड है वो अपना तभी माइंड चेंज कर लेता है कि नहीं भाई मुझे इससे शादी नहीं करनी। तो इसलिए पहला इशू यही है कि was the wife's earlier marriage plus में widowhood a material fact that she was obliged to disclose before the marriage। और सेकंड क्या है कि अगर मान लो जो वाइफ है उसने अपनी ये वाली बात की मैं पहले से ही, मतलब मैं विधवा थी, अगर वो नहीं बताई है तो क्या वो फ्रॉड की डेफिनेशन में आएगा अंडर सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और ये भी है कि अगर मान लो
फ्रॉड से पति का कंसेंट ऑब्टेन हुआ है, तो क्या ये जो अभी शादी हुई है वो सेक्शन 25 क्लॉज थर्ड ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर वॉइडेबल होगी या नहीं होगी? तो कोर्ट ने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, कोर्ट ने सबसे पहले बात यही ऑब्जर्व करी कि जो उसकी पत्नी है उसकी पहले से ही शादी हो रखी थी, पति मर गया, फिर उसके बाद वो विधवा हो गई। अब जब वो विधवा हो गई तो ये जो चीज है ना ये बहुत ही मटेरियल फैक्ट है। तो ये साबित तो ये हो गया कि ठीक है, ये जो पूरी चीज है कि आप विधवा थे ये एक मटेरियल फैक्ट है। और ऐसा कोई भी एविडेंस जो है वो पत्नी नहीं दे पाई सामने कि मैंने तो ये अपनी विधवा होने की बात जो है वो अपने पति को बताई थी। तो इसकी वजह से जो है डिसीजन पति के फेवर में आया, क्योंकि ये बोला गया कि जो पति का जो कंसेंट है वो फ्रॉड से लिया गया है, यानी कि उसको बताया ही नहीं गया, ये मटेरियल फैक्ट कंसील करा गया। इसलिए ये जो आपकी जो मैरिज है वो वॉइडेबल हो जाती है अंडर सेक्शन 25 क्लॉज थर्ड ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट। क्यों? क्योंकि जो वाइफ है उसने एक बहुत ही मटेरियल फैक्ट जो है वो अपने हस्बैंड से कंसील किया, सप्रेस किया। अब इसमें आगे क्या बोला हुआ है कि जो सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है ना, उसमें फ्रॉड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जब आप झूठी कुछ स्टेटमेंट दो या झूठ बोलो। फ्रॉड तब भी हो सकता है कि जब आप किसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सच को छुपा लो। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि अरे नहीं, मेरी तो पहली शादी हुई नहीं थी, ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्रेसली झूठ बोला, तो सिर्फ इसी का मतलब फ्रॉड नहीं होता। फ्रॉड तब भी होता है जब मैं अपनी पहली शादी जो है वो छुपा लूं, कि मैंने सामने वाले को बताया ही नहीं किसी रीजन से, और मैं क्या है वो छुपाने लग गई, तो वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो थी ना बात विडोहुड की, कि मतलब उसकी पहली शादी हो चुकी थी और उसका पति मर गया था, वो विधवा हो गई थी, ये एक मटेरियल फैक्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि वही कि कोई भी फैक्ट जिससे सामने वाले बंदे का डिसीजन ही चेंज हो जाए वो मटेरियल फैक्ट होगा। और इस पर्टिकुलर केस में क्या है, हस्बैंड का डिसीजन चेंज हो सकता था कि ठीक है मुझे अब शादी नहीं करनी, तो इसलिए क्या है वो हस्बैंड के रिस्पेक्ट में मटेरियल फैक्ट है। नाउ द नेक्स्ट केस इज पी वर्सेस के 1982। इस केस में क्या होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, उनकी मैरिज होती है। मैरिज के बाद हस्बैंड को पता चलता है कि मेरी जो बीवी है उसको एक मेडिकल कंडीशन है जिसका नाम है सेकंड डिग्री प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, जिसमें मतलब यूट्रस की जो पोजीशन होती है ना वो थोड़ी चेंज हो जाती है। और इसलिए हस्बैंड का कहना है कि उस मेडिकल कंडीशन की वजह से हमारी जो मैरिज है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो अब जो हस्बैंड है ना वो पिटिशन फाइल कर देता है सेक्शन 12 के अंदर कि इस मैरिज को अवॉइडेबल डिक्लेयर करो, अनल डिक्लेयर करो इसको, क्योंकि जो हमारी जो मैरिज है वो कंज्यूमेट ही नहीं हो पा रही। और प्लस में जो मेरी बीवी है उसको पहले शादी से पहले से ही ये मेडिकल कंडीशन के बारे में पता था, तो उसने क्या है मेरा जो शादी का कंसेंट है वो फ्रॉड से लिया है, यानी कि उसने एक मटेरियल फैक्ट कंसील किया है। जैसे पिछले वाले केस में हमने पढ़ा था ना, मटेरियल फैक्ट कंसीलमेंट एंड ऑल दैट। तो हस्बैंड का इसमें भी यही कहना था कि मेरी पत्नी को अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में पता था शादी से पहले, और पता होने के बावजूद भी उसने मुझे नहीं बताया, तो उसने एक मटेरियल फैक्ट को सप्रेस किया। तो इश्यूज भी यही थे। पहला यही था कि क्या ये जो मेडिकल कंडीशन है वाइफ की वो एक मटेरियल फैक्ट मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी, जो कि यही बात करते हैं ये सब कुछ है ना कि मटेरियल फैक्ट जो है वो आपने कंसील किया एंड ऑल, या फ्रॉड से सामने वाली पार्टी का कंसेंट लिया मैरिज के लिए। एंड सेकंड इज कि वही कि क्या इस बात पे कि ये जो मैरिज है वो कंज्यूमेट नहीं हो रही बिकॉज ऑफ कि वाइफ है उसकी एक मेडिकल कंडीशन है, तो क्या इस ग्राउंड पे जो हस्बैंड है वो जो मैरिज है उसको अनल करवा सकते हो, उसको वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 क्लॉज ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो कोर्ट ने इसमें क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि पहली बात तो ये देखो जो वाइफ है उसको अपनी मेडिकल कंडीशन, यानी कि ये जो था ना सेकंड डिग्री प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, इसके बारे में पता था शादी से पहले, लेकिन फिर भी उसने इस बात को छुपाया। और ये जो बात उसने छुपाई ना वो बहुत ही ज्यादा मटेरियल थी। क्यों? क्योंकि वो अब उसकी शादीशुदा जिंदगी में, जो हस्बैंड है उसकी भी शादीशुदा जिंदगी में इंटरफेयर कर रहे हैं। कैसे? बिकॉज वो एक नॉर्मल मैरिटल लाइफ नहीं जी पा रहे, जिसमें क्या है सेक्सुअल इंटरकोर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। इसलिए वो तो भाई पति के हिसाब से और पत्नी के हिसाब से भी मतलब एक मटेरियल फैक्ट ही हुआ ना, कि आप अपनी नॉर्मल जो मैरिटल लाइफ जैसे जीते हो वैसे नहीं जी पा रहे। तो इसलिए क्योंकि एक मटेरियल फैक्ट ये जो मेडिकल कंडीशन है वो छुपाया गया है, तो हस्बैंड के साथ फ्रॉड हुआ है अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी पे एक वैलिड ग्राउंड बनेगा। और कोर्ट ने इसमें ये भी देखा कि जो हस्बैंड ने ग्राउंड लिया है ना फॉर द पर्पस ऑफ अनलिंग द मैरिज, की इस मैरिज को आप वॉइडेबल डिक्लेयर करो, इसको अनल करो, इनवैलिड डिक्लेयर करो, तो वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो मैरिज है वो कंज्यूमेट नहीं हो पा रही ओइंग टू द मेडिकल कंडीशन ऑफ द वाइफ। और सिंपली
पूरे केस में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि क्या जो उसकी जो मेडिकल कंडीशन थी वो मटेरियल फैक्ट थी या नहीं थी। तो इसमें ये कोर्ट ने बोला कि हाँ वो मटेरियल फैक्ट था, क्योंकि इट वाज इंटरफेयरिंग विद द मैरिटल लाइफ, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो मटेरियल फैक्ट था। और क्योंकि मटेरियल फैक्ट छुपाया गया तो फ्रॉड जो है वो साबित हुआ अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी। और जो हस्बैंड है उसने पिटिशन जो है वो सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में फाइल की थी, वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मैरिज है उसका कंजुमेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं पॉसिबल हो पा रहा था, क्योंकि वाइफ जो है उसको एक मेडिकल कंडीशन थी, वो इम्पोर्टेंट थी बेसिकली, इसलिए फाइनली जो डिसीजन है वो हस्बैंड के फेवर में आया और जो मैरिज है वो अनल हो गई। नाउ द नेक्स्ट केस इज बाबुई पनमटो क्यूर वर्सेस राम आज्ञा सिंह। अब इसमें क्या होता है कि जो लड़की होती है ना जिसकी शादी हो रही होती है, वो क्या होती है कि मतलब 18 साल के करीब लगा लो, 18 साल से थोड़ी सी बड़ी होगी जब उसकी शादी हो रही होती है। और उसके बाद क्या होता है, शादी से पहले वो अपने पापा को सुन लेती है अपनी मम्मी को बताते हुए कि जो इस लड़की का जो पति है, यानी कि हमारी बेटी का जो होने वाला पति है ना, वो मतलब 25 से लेके 30 साल के बीच में होगा और वो बहुत ही अमीर है। तो अब क्या हुआ कि ये जो लड़की है शादी के टाइम पे उसने बहुत बड़ा घूंघट ले रखा था, इसलिए उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था अच्छे से। लेकिन शादी के बाद उसको पता चला कि उसका जो पति है वो तो 60 साल का बुढ़ा है और 25 से 30 साल की उसकी कोई उम्र नहीं है। वो वहीं से भागी और अपने पिता के घर आ गई, पापा के घर आ गई, और उसने बोला कि ये जो मेरी मैरिज है ना वो वॉइडेबल डिक्लेयर करवाओ, वो अनल करवाओ अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी, क्योंकि मेरा जो कंसेंट है मैरिज के लिए वो फॉल्स, मतलब वो फ्रॉड से लिया, और कंसीलमेंट ऑफ द मटेरियल फैक्ट, उसकी एज जो थी कि वो 25 से 30 साल की के बीच में, उसके बेसिस पे लिया। इसलिए मेरा जो कंसेंट है मैरिज का वो बिल्कुल था ही नहीं, वो सही वो फ्री कंसेंट था ही नहीं। अब इसमें क्या है, यही इशू था। पटना हाई कोर्ट ने बोला कि सही बोल रही है लड़की, इसका जो मैरिज के लिए जो कंसेंट था वो फ्रॉडुलेंटली लिया गया, वो कंसीलमेंट ऑफ द मटेरियल फैक्ट से लिया गया, और इसलिए जो मैरिज है वो अनल करवाओ अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी। पटना हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि जो ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन लिया था वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने क्या बोला, दो पॉइंट्स बोले। फर्स्ट पॉइंट इज मिस रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड डायरेक्टली टू द पिटिशनर रादर दैन सिंपली ओवरहर्ड। देखो इसको एक एग्जांपल के साथ समझो। ए पॉइंट बोलना चाह रहा है कि जो फादर है वो जब अपनी पत्नी को बता रहा था ना कि इसका जो होने वाली पति है वो 25 से 30 साल के बीच में होगा, तब जो लड़की है उसने सुन लिया। लेकिन उसके जो पापा है उसने उसको डायरेक्टली आके तो नहीं बोला ना कि तेरा जो पति है वो 25 से 30 साल के बीच में होगा। तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपको कोई फॉल्स स्टेटमेंट बोली गई या आपको मिस रिप्रेजेंट किया गया? वो तो आपने बात सुन ली। और दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है जो ट्रायल कोर्ट है, द फ्रॉड मस्ट अकर एट द टाइम ऑफ सोलमनाइजेशन रादर देन अर्लियर नेगोशिएशंस। तो ट्रायल कोर्ट ने ये बोला कि मान लो अगर आपको कोई भी मिस रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है या झूठ बोल रहा है, तो वो जो झूठ है ना वो शादी के टाइम पे बोलना चाहिए, जब आपकी शादी हो रही होती है तब वो झूठ कंसिडर होगा। लेकिन शादी से पहले अगर आपको कोई भी झूठी बातें बोल रहे हैं ना तो वो कंसिडर नहीं होगा, वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में ये बोला कि इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि जो झूठ है वो शादी के पहले बोला गया या शादी के टाइम पे बोला गया। फर्क ये पड़ता है कि उस झूठ की वजह से जो लड़की है वो शादी के लिए तैयार होगी। लेकिन अगर उससे वो झूठ नहीं बोला जाता तो क्या पता कि वो जो लड़की है वो अपना माइंड चेंज कर लेती। ऑफ कोर्स अगर उसको पता होता कि वो जो उसका जो पति है वो 60 साल का बुढ़ा है तो वो रेडी ही नहीं होती। तो क्योंकि आपने जो झूठ है वो चाहे शादी से पहले बोलो या शादी के टाइम पे बोलो, वो जो लड़की है उसका माइंड इन्फ्लुएंस हुआ, वो रेडी हो गई शादी करने से, तो इसलिए ये माना जाएगा कि आपने फ्रॉड किया है। फर्दर ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो फादर है ना उनको ग्रूम की ट्रू एज पता था कि वो 60 साल का बुढ़ा है, तब भी वो जो फादर है ना उसने अपनी खुद की पत्नी को मिसलीड करने की कोशिश करी, ये झूठ बोल के कि जो हमारी बेटी का जो होने वाला पति है वो 25 से 30 साल का मतलब नौजवान है, और तभी वो जो उसकी जो बेटी थी उसने ये भी सुन लिया, जो झूठी बात थी वो सुन ली और उसने उसको मान लिया, बिलीव कर लिया। और फर्दर यही बोला कि जो फादर है उसकी ड्यूटी होती है अपनी मतलब बेटी की तरफ की जो भी सच्चाई है, ट्रू फैक्ट जो है वो डिस्क्लोज करें। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो ट्रू फैक्ट्स है वो सब कुछ नहीं बताए गए वो लड़की को, और उसका जो कंसेंट है वो फॉल्स फैक्ट्स के बेसिस पे, फ्रॉड के बेसिस पे लिया गया, इसलिए उसकी जो मैरिज है वो वॉइडेबल होगी अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट।
नेक्स्ट केस है सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार 2006। इसमें कुछ नहीं था, बस ये याद रखना कि इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी मैरिजेस कर रहे हैं ना इंडियन सिटीजन्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कि मतलब उनका कौन सा रिलीजन है वो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी जो मैरिज है ना वो रजिस्टर हो उस पर्टिकुलर स्टेट में, उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी में जहाँ पे उनकी जो मैरिज है वो हुई। इससे क्या फायदा होगा, मतलब इससे पता हमें चलेगा कि ठीक है, मतलब एक एविडेंशियली प्रूफ रहेगा कि ठीक है उनकी जो शादी थी वो हुई थी। ये है मतलब बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन कि कंपल्सरली रजिस्ट्रेबल होनी चाहिए मैरिजेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कौन से रिलीजन से हो या आपकी शादी कहाँ पर हुई, लेकिन जहाँ पर भी हुई है आपकी शादी जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, वहाँ पे आप अपनी मैरिज रजिस्टर करवा लो, ताकि जो गवर्नमेंट है और जो बाकी जो स्टेट वगैरह उनको बहुत सहूलियत होगी इस पर्टिकुलर मैनर में कि आपकी शादी का प्रूफ भी रहेगा, और जो भी राइट्स वगैरह जो है चाहे पत्नी की हो, पति की हो या बच्चों की हो, वो सारे जो है वो मतलब इंश्योर रहेंगे और वो प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करेगा। Yeah, so this was it for this particular video, and if you liked my video, do subscribe to my channel. Thank you.